त्राओरे ने ट्रंप के शुल्कों को किया खारिज। उन्होंने ट्रंप से क्या कहा, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 22 सितंबर 2025 सुबह 9:55 प्ले समय 22 मिनट 5 सेकंड। शुरुआत 0 सेकंड पर। क्या अफ्रीका के नेता कभी सोच सकते हैं कि यह महाद्वीप एक बार भी पश्चिमी देशों के बिना जीवित रह सकता है? क्या आप सोचते हैं कि अगर अमेरिका हमारे पास मौजूद चीजों के बिना नहीं रह सकता तो क्या वह हम पर शुल्क लगाने की हिम्मत करता? पश्चिम अब भी मानता है कि अफ्रीका की भूमिका आज्ञा पालन करना है। शुल्क, धमकियां, प्रतिबंध, यही पुराने हथियार हैं जिनसे महाद्वीप को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। बुर्किना फासो के इब्राहिम त्राओरे ने न तो सौदेबाजी की, न ही हिचकिचाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क मांगों को सीधा खारिज कर दिया और इसी एक कदम से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अफ्रीका अब घुटनों पर बैठने वाला नहीं है। लेकिन असल में हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। दशकों से पश्चिम का तरीका दर्दनाक रूप से एक जैसा रहा है। जब कूटनीति असफल हो जाती है, जब प्रभाव कम हो जाता है, जब सम्मान अब आदेश नहीं दे सकता, तो शुल्क हथकड़ी की तरह लगाए जाते हैं। यह औपनिवेशिक अनुबंधों जितना पुराना हथियार है, बस आधुनिक शब्दों में सजाया जाता है। लेकिन इस हफ्ते वही पुरानी पटकथा वॉशिंगटन में ऐसे अंत से टकराई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम त्राओरे ने ट्रंप की व्यापक शुल्क मांगों को केवल पीछे ही नहीं धकेला, उन्होंने उन्हें पूरी तरह रोक दिया, उस भ्रम को तोड़ते हुए कि अफ्रीका अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल मूक दर्शक है। ये शुल्क छोटे कदम नहीं थे, इनका निशाना था अफ्रीकी निर्यातक, सोना, वस्त्र, कोको, कपास और खाद्य वस्तुएं, यानी वे क्षेत्र जो नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं। वॉशिंगटन ने हिसाब लगाया था कि शुल्क का शिकंजा अफ्रीकी नेताओं को मजबूर करेगा कि वे बेताब होकर बातचीत की मेज पर आएं, छूट या रियायतों के लिए गिड़गिड़ाएं, जैसा पहले कई बार होता आया था। लेकिन त्राओरे ने मेज ही पलट दी। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया कि बुर्किना फासो किसी तरह के शुल्क ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और अफ्रीका अपनी गरिमा को अमेरिकी बाजार के लिए गिरवी नहीं रखेगा, जो खुद ही अस्थिर नींव पर खड़ा है। प्रतिक्रिया तत्काल थी। ओगाडुगु में उनके शब्दों का स्वागत तालियों से नहीं, बल्कि जैसे कोई बोझ उतर गया हो, ऐसे हुआ। वॉशिंगटन में माहौल गुस्से और अविश्वास से भरा बताया गया। ट्रंप के लिए, जो खुद को सर्वोच्च ताकत के प्रतीक के रूप में पेश करना पसंद करते हैं, एक पश्चिम अफ्रीकी जमीनी देश जिसकी आबादी मुश्किल से 22 मिलियन है, द्वारा चुनौती मिलना सिर्फ आर्थिक असुविधा नहीं थी, यह अपमान था। खबरें हैं कि उनके सलाहकार रात भर बेचैन होकर विकल्प खोजते रहे, प्रतिबंधों से लेकर कूटनीतिक अलगाव तक। लेकिन अब यह धारणा कि किसी अफ्रीकी देश को दबाव से झुकाया जा सकता है, टूट चुकी है। और यही इस पल का असली झटका है। बुर्किना फासो, जिसे पश्चिमी कथाओं में अक्सर हाशिए पर धकेला जाता है, अचानक वैश्विक व्यापार के भूकंप का केंद्र बन गया। त्राओरे ने केवल एक नीति नहीं ठुकराई, उन्होंने पूरे उस ढांचे को चुनौती दी जिस पर पश्चिमी ताकत की धारणाएं टिकी थीं। झुकने से इनकार करके उन्होंने दिखाया कि ये धारणाएं कितनी कमजोर हो चुकी हैं। यह कोई मामूली टकराव नहीं था, यह दो दृष्टिकोणों की सीधी भिड़ंत थी। एक तरफ वॉशिंगटन अपनी पुरानी भूमिका पकड़े हुए है, वैश्विक व्यापार का निर्णायक, जहां शुल्क और प्रतिबंध उसकी विदेश नीति के औजार हैं। दूसरी तरफ एक युवा अफ्रीकी नेता मुट्ठियां भींचकर खड़ा है, घोषणा करता है कि व्यापार अब संप्रभु देशों पर चाबुक की तरह नहीं चल सकता। यही वजह है कि यह क्षण मायने रखता है। यह केवल शुल्कों की बात नहीं है, बल्कि उस प्रतीक की, पश्चिमी व्यवस्था की घटती ताकत की, जो अब आज्ञाकारिता नहीं, केवल नाराजगी पैदा करती है। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि त्राओरे ने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी। ट्रंप की घोषणा के भीतर 72 घंटे में उन्होंने 34 अफ्रीकी देशों का गठबंधन खड़ा कर लिया और आपातकालीन व्यापार समझौते लागू कर दिए, जिन्होंने 95% तक के संभावित झटके को सोख लिया, जैसे महाद्वीप इसी पल के लिए अभ्यास कर रहा हो। और जब परीक्षा आई, अफ्रीका बिखरा नहीं, बल्कि एकजुट हो गया। अमेरिका के लिए यह चोट और गहरी थी, क्योंकि यह कदम उस देश से आया जिसे उसने कभी भी इतनी हिम्मत वाला नहीं माना था। बुर्किना फासो न तो नाइजीरिया है जिसके पास तेल है, न दक्षिण अफ्रीका है जिसकी औद्योगिक ताकत है, न मिस्र है जिसका भू राजनीतिक महत्व है। फिर भी यही छोटा खिलाड़ी इतना बड़ा प्रतीकात्मक वार कर गया कि पूरा पश्चिम हिल गया। इसने एक संदेश भेजा, संप्रभुता अब सौदेबाजी का विषय नहीं है, चाहे राज्य कितना भी छोटा क्यों न हो। दुनिया अब सवाल पूछ रही है, आखिर एक ऐसा नेता जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया कि सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे दे। और सबसे अहम, इब्राहिम त्राओरे कौन है जो वहां खड़े हो सके,
जहां पहले कई झुक चुके थे। उनका नाम अब अफ्रीका में गर्व से पुकारा जा रहा है और पश्चिमी हलकों में बेचैनी से फुसफुसाया जा रहा है। वह युवा हैं, ज्वलंत हैं और वैश्विक ताकतों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। ट्राओरे किसी अभिजात्य पश्चिमी विश्वविद्यालय की उपज नहीं है, न ही वह चिकने चुपड़े कूटनीतिज्ञ हैं जो धुंधले वादों से तनाव कम करते हैं। वह एक सैनिक हैं जो बुर्किना फासो की सेना की पंक्तियों से ऊपर उठे। उन्होंने गांवों को विद्रोही हिंसा से बिखरते देखा। उन्होंने धूल और गर्मी में सैनिकों। जब ट्राओरे ने वर्ष 2022 में सत्ता संभाली तो वह केवल एक तख्तापलट नहीं था, वह एक दरार थी। उन्होंने एक ऐसा देश विरासत में पाया जो फ्रांस पर निर्भरता से जकड़ा हुआ था और विदेशी खनन कंपनियों से लुटा हुआ था, जो जमीन से दौलत निकाल लेती और पीछे केवल धूल छोड़ देती। लेकिन उन्होंने इस चक्र को ठुकरा दिया। न विदेशी मदद लेकर संसाधन बाहर जाने देंगे, बल्कि संप्रभुता को शासन का मूल सिद्धांत बनाया। पश्चिम ने इसे कट्टर कहा, लेकिन उनकी जनता ने इसे न्याय कहा। ट्राओरे को अलग करने वाली चीज केवल उनकी नीतियां नहीं, बल्कि उनका रवैया भी है। वह उस हिचकिचाहट से बात नहीं करते जो पश्चिम की नाखुशी के डर से पैदा होती है। वह ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें किसी का ऋणी नहीं होना, सिवाय अपनी जनता के। उनके शब्द तलवार की तरह काटते हैं। अफ्रीका भीख नहीं मांगेगा, हम घुटनों पर नहीं झुकेंगे। ये केवल तालियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि संकल्प की घोषणाएं हैं। जब ट्रंप के शुल्क आए, ट्राओरे को इनकार की राजनीतिक कीमत गिनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए आज्ञाकारिता की कीमत कहीं बड़ी होती। वह उनके शासन की नींव से विश्वासघात होता। यहीं उनकी युवा उम्र हथियार और ढाल दोनों बन जाती है। सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में वह महाद्वीप के सबसे युवा नेता हैं। उनकी यही युवावस्था आलोचकों को असहज करती है, जो उन्हें लापरवाह बताते हैं, लेकिन यही उन्हें आज़ाद करती है उस डर से जिसने दशकों से पश्चिमी अनुबंधों में उलझे पुराने शासकों को जकड़ रखा है। ट्राओरे के पास समय है, ऊर्जा है और पुरानी व्यवस्था से तोड़ने में खोने को कुछ नहीं है। उनका अस्तित्व ही इस कथा का खंडन है कि अफ्रीकी नेता या तो कठपुतली होंगे या जमे जमाए बूढ़े, पर केवल भाषणों से शासन नहीं चलता। ट्राओरे ने अपने विरोध को कर्मों से साबित किया है। उन्होंने विदेशी सैनिकों को निकाला, जिनका स्वागत अब खत्म हो चुका था। खनन संपत्तियों को राज्य के नियंत्रण में लिया और अपनी सरकार का ध्यान आत्मनिर्भरता पर लगाया, खेती से लेकर सुरक्षा तक। इन कदमों ने न केवल उनकी घरेलू वैधता बढ़ाई, बल्कि पूरे अफ्रीका में उन्हें नई पीढ़ी का चेहरा बना दिया, जो टकराव से नहीं डरती। जब ट्रंप के शुल्क आए, दुनिया ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो पहले से ही ना कहना सीख चुका था और जरूरत पड़ी तो अकेले रास्ता चुनने में सहज था। लेकिन यह अकेलापन नहीं था। उनकी यह चुनौती गूंज उठी, क्योंकि उसने पूरे महाद्वीप की कुंठा को आवाज दी। अफ्रीकी लोग दशकों से देख रहे थे कि कैसे नेता दबाव में झुक जाते हैं, संप्रभुता को थोड़े से राहत के लिए बेच देते हैं। ट्राओरे का इनकार केवल उनका निजी नहीं था, यह पूरे महाद्वीप की गरिमा की पुकार थी। यही वजह है कि उनका यह कदम किसी भी नीतिगत दस्तावेज या विरोध बयान से कहीं भारी पड़ा। यह केवल बुर्किना फासो की आवाज नहीं थी, बल्कि अफ्रीका की सामूहिक आवाज थी। लेकिन असल सवाल यही है, अगर ट्राओरे चुनौती का प्रतीक हैं, तो आखिर वह किसको चुनौती दे रहे थे? ट्रंप की शुल्क रणनीति क्या हासिल करना चाहती थी और यह क्यों उनके सामने ध्वस्त हो गई? छोटा विराम। सबसे पहले एक बड़ा धन्यवाद स्टोरी विद तांजरोल परिवार को, जहां अफ्रीकी आवाजें, कहानियां और विरासतें संरक्षित और प्रबल की जाती हैं। जब आप सदस्य बनते हैं तो आप केवल एक मंच का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुल्क डोनाल्ड ट्रंप का पुराना हथियार रहे हैं। वे न तो चतुर हैं, न ही सूक्ष्म, लेकिन वे तबाही मचाते हैं जब इन्हें उन अर्थव्यवस्थाओं पर फेंका जाता है जो प्रतिरोध के लिए बहुत नाजुक हैं। ट्रंप ने इन्हें पहले चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया, मैक्सिको पर भी लगाया ताकि प्रवासन सहयोग निकाला जा सके। यूरोप को कार और इस्पात पर शुल्क की धमकी देकर डराया। समर्थकों के लिए यह अमेरिका पहले का सबूत था। आलोचकों के लिए यह आर्थिक जबरन वसूली थी, जिसे रणनीति का नाम दिया गया। और जब ट्रंप ने यह हथियार अफ्रीका पर मोड़ा तो तर्क बेहद सरल था, व्यापार का इस्तेमाल कर मजबूर करना। वॉशिंगटन ने सोचा कि अफ्रीकी निर्यात, सोना, कोको, वस्त्र, कपास और भोजन को निशाना बनाकर वह अफ्रीकी राज्यों को कोने में धकेल देगा। उन्हें आर्थिक पीड़ा और राजनीतिक समर्पण में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पश्चिम ने यह चाल दशकों से अलग अलग नामों से खेली है: शर्तों वाली मदद, संरचनात्मक समायोजन, व्यापार की शर्तें। शुल्क बस उसी पुराने खेल का नया मुखौटा थे।